नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस YouTube चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और खेल जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें। और इसमें जो हमारा मुख्यतः विषय रहता है वो रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी फ्रंट पेज की खबर आई है, जैसे कि आदि महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जो हमारी प्राथमिकता है वो क्या है कि आखिरी पायदान के व्यक्ति को प्राथमिकता देने से खुलते हैं देश की प्रगति के रास्ते। इस प्रकार की बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही है। आदि महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी भाग ले रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने अपने जो संबोधन है उसमें ये बात कही है। और आगे उन्होंने कहा है कि आज भारत विश्व को बताता है कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों का समाधान हमारी आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली में मिल जाएगा। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। और वहीं मोदी जी ने आगे कहा है कि पहले की सरकार के समय बांस काटने और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध थे। हम बांस को घास की श्रेणी में ले आए, सभी प्रतिबंध हटा दिए। इससे बांस के उत्पाद बड़े उद्योग का हिस्सा बन रहे हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। और आगे कहा है कि पराजय से मिला ज्ञान ही जीतने के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अमर उजाला की फ्रंट पेज की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने किया ऐलान। जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत कर रहे थे। तो उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में कहा कि आईपीसी व सीआरपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने की बात उन्होंने कही है। और आगे उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में खुलेंगे एनएफएसयू के कैंपस, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस एक तरह से सभी राज्यों में खुलेंगे। इस प्रकार की बात भी उन्होंने हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी उन्होंने कही है। वहीं इसके बाद जो हमारी एक तरह से नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसकी तरफ हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो हमारा एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय खबर में जो हमारा एक तरह से जो मुख्य हेडलाइन बनी है वो है जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि फिजी के साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, तो उनकी एक 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की थी। और इसके बाद जो फिजी के राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं एक दौर की वार्ता जो चल रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो चीन के खतरे के बीच भी फिजी से भारत ने वीज़ा छूट का जो समझौता किया है, तो निश्चित ही फिजी से साझेदारी कर भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और वहीं जो फिजी के राष्ट्रपति हैं राबुका, उन्होंने कहा है कि हम भारत और चीन दोनों के ही दोस्त हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि हम भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी शक्ति और अर्थव्यवस्था हमसे बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हम भारत चीन के मित्र रहे हैं और आगे भी यह नीति जारी रखेंगे। इसके बाद जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है इस विषय पर कि भारत और फिजी के बीच करीबी और दीर्घकालिक संबंध हैं।
मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा वास्तव में हमारे लोगों के बीच के संबंधों के कारण बना है। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन, उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन में जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वो है जैसे कि यह विषय कई दिनों से लगातार चलता आ रहा है कि पाकिस्तान ने IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए IMF से जैसे पाकिस्तान ने कर्ज मांगा था, तो कर्ज मांगने पर IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से एक तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान से IMF ने कहा था कि अगर उसे कर्ज चाहिए तो वह हमारी शर्तों को पूरा करे। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए अपने ही जो नागरिक हैं, अपने ही देश के जो लोग हैं, उन पर एक तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी। वहीं अब पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी करने पाकिस्तान जा रहा है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 272 रुपये डीजल प्रति लीटर वहाँ पेट्रोल हो जाएगा और 196 के पार एक तरह से डीजल हो जाएगा। और वहीं 12.12 रुपये 90 पैसे की जो वृद्धि है वो केरोसिन ऑयल में करने पाकिस्तान जा रहा है। तो इस प्रकार से जो अपने ही देश के लोग हैं उस पर एक तरह से अतिरिक्त भार पाकिस्तान बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए, या हम कह सकते हैं IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान इस प्रकार का कार्य करने के लिए मजबूर हो गया है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है कि जैसे कि रूस और यूक्रेन में जो लगातार युद्ध चलता आ रहा है, वहीं यूक्रेन पर रूस ने मिसाइल हमले बढ़ा दिए हैं और युद्ध में बढ़त का ऐलान कर दिया है। तो यह जो युद्ध है सभी इससे बड़े एक तरह से परेशान या विचलित भी हो गए हैं। यह निरंतर युद्ध बहुत समय से चलता आ रहा है। निश्चित ही भगवान से हमारी प्रार्थना है कि यह युद्ध जल्द ही रुके और विश्व में शांति स्थापित हो। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है हेली का चुनाव अभियान शुरू, प्रवासी होने पर गर्व जताया। जो हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं कि भारतवंशी मूल की जो हेली हैं, वो जिनका पूरा नाम निक्की हेली है, वे इस बार राष्ट्रपति चुनावों में भाग लेने वाली हैं। और हम कह सकते हैं इसके लिए उन्होंने अपना जो अभियान है वो भी शुरू कर दिया है। और भारतीय अमेरिकी कई प्रमुख जो भारतीय अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि निक्की हेली की साख अच्छी है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उनमें नेतृत्व क्षमता है। इंडिया स्पोरा के संस्थापक MR रंगास्वामी ने कहा, साउथ कैरोलिना के गवर्नर के तौर पर हेली की साख अच्छी है और अच्छी साख होने के कारण निश्चित ही वह अमेरिकी की राष्ट्रपति बनने की कतार में एक तरह से खड़ी हो गई हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद हम आते हैं अपनी खेल जगत की खबर की तरफ। खेल जगत की खबर में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन बन रही है वो है पुजारा के 100वें टेस्ट में भारत के पास ऑस्ट्रेलिया पर 32वीं जीत का मौका। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें कि दूसरा टेस्ट मैच आज से है और जिसमें कि नागपुर टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत भले ही मिल गई हो, लेकिन शुक्रवार से होने जा रहे दूसरे टेस्ट से पहले शीर्ष क्रम का नहीं चलना उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और वहीं जो पुजारा हैं उन्होंने कहा है कि मैं अपना खेल परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब परिवर्तन के लिए सोचता हूँ। मैंने अपने शॉट के चयन में कुछ लचीलापन दिखाया है। सौराष्ट्र और सक्सेस के लिए सफ़ेद गेंद के प्रारूप में खेलते हुए तेज गेंदबाजों पर
स्वीप शॉट और पैडल स्कूप लगाए हैं, जिसका फ़ायदा मिला है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं पैट कमिंस ने कहा है, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मेरी टीम के स्पिनर यहाँ की पिचों के निचले बाउंस से सामंजस्य बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। हमारे स्पिनर यहाँ की परिस्थितियों से भी तालमेल बिठा रहे हैं। तो इस प्रकार की बात दोनों ही व्यक्तियों ने कही है। वहीं इसके बाद हम आते हैं अपनी जो नेक्स्ट हमारी हेडलाइन बनती है कारोबार जगत की तरफ से। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन कारोबार जगत की बन रही है वो है 60% निजी बीमा कंपनियों में तेज़ी से बढ़े धोखाधड़ी के मामले। यानी कि जो निजी कंपनियां हैं उनमें 60% से ज़्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें धोखाधड़ी के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं, जिसमें कि डिजिटलीकरण में तेज़ी, रिमोट वर्किंग में कमज़ोर नियंत्रण से बढ़ा जोखिम, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और डिजिटलीकरण अपनाने की जो प्रक्रिया है में तेज़ी के बीच देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं। और देश के निजी क्षेत्र की करीब 60% बीमा कंपनियों का मानना है कि बीमा से जुड़ी धोखाधड़ी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि 10% ने मामूली वृद्धि का अनुभव किया है। तो इस प्रकार की बात कही जा रही है। और वहीं जो हमारी कारोबार जगत की दूसरी खबर है वह है पहली छमाही में कम हो सकती है छंटनी की गति। तो वरिष्ठ पेशेवरों पर सबसे अधिक भार पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें कि 15% से अधिक रहेगी नौकरी छोड़ने की दर। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में जारी छंटनी के बीच नियोक्ताओं का मानना है कि 2023 की पहली छमाही में कर्मचारियों को निकालने की रफ्तार घट सकती है। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों और वरिष्ठ पदों पर तैनात पेशेवरों पर छंटनी की मार अधिक पड़ सकती है। और वहीं जॉब पोर्टल naukri.com की ओर से बृहस्पतिवार को जारी सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 4% नियोक्ताओं ने ही साल की पहली छमाही में छंटनी किए जाने की आशंका जताई है। वहीं इसके बाद जो हमारी कारोबार जगत की जो नेक्स्ट हेडलाइन है वह है कि सोने का आयात 76% घटा, 32 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। जो सोने के जो हम बाहर से सोना मंगाते हैं तो उसमें 76% की कमी आई है एक तरह से। और 32 महीने के जो अब तक के निचले स्तर पर सोना एक तरह से पहुंच गया है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि 32 महीने में जो हम 32 महीने से पहले सोना मंगाया करते थे तो उसकी जो आयात था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन 32 महीने में करीबन वह निचले स्तर पर पहुंच गया है, यानी कि बहुत कम रह गया है। और 76% तक अभी सोने का आयात घटने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे निश्चित ही सोने में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं 59.7 करोड़ डॉलर का 11 टन सोना खरीदा भारत ने जनवरी में, जबकि 59.7 करोड़ डॉलर का सोना भारत ने जनवरी में खरीदा है। और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने और मांग में कमी से सोने का आयात जनवरी 2023 में 76% गिरकर 32 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। आंकड़ों के मुताबिक आयात में गिरावट से देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार की जो हमारी जो मुख्य कारोबार जगत की खबरें थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। वहीं इसके बाद हम आते हैं अपनी देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन बन रही है वह है जो आरएसएस की एक पत्रिका जो छपती है जिसका नाम है पांचजन्य। आरएसएस की पत्रिका, अगर ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि आरएसएस की कौन सी पत्रिका छपती है, तो आरएसएस की जो पत्रिका छपती है पांचजन्य। तो पांचजन्य एक पत्रिका में एक खुलासा एक तरह से संपादक ने एक लेख लिखा है जिसमें कि एक तरह से भारत विरोधी ताकतें सुप्रीम कोर्ट का जो है औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस प्रकार की बात उन्होंने अपने लेख में संपादक ने लिखी है। और उन्होंने आगे लिखा है कि मानव अधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षण देने के प्रयास तो अपने स्थान पर है ही,
मानव अधिकारों के नाम पर आतंकवादियों को संरक्षण देने के प्रयास तो अपने स्थान पर है ही, पर्यावरण के नाम पर भारत की विकास गाथा में अड़चनें लगाने से लेकर भारत की प्रतिरक्षा तैयारियों में अड़ंगा लगाने की कोशिशों तक सारी चीज़ें अपने आप में एक वृतांत हैं। अब एक कदम आगे बढ़कर यह प्रयास किया जा रहा है कि देश विरोधी ताकतों को भारत में दुष्प्रचार करने का भी अधिकार होना चाहिए। भारत में धर्मांतरण करके राष्ट्र को कमज़ोर करते रहने का अधिकार भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, इस अधिकार के प्रयोग के लिए भारत के ही कानूनों का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की बात जो हम कह सकते हैं 5 जन्य के संपादकीय जो लेख में एक तरह से लिखी गई है, और आरएसएस की ये पत्रिका है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट देश विदेश की खबर बन रही है वो है कि जो बीबीसी के कर्मचारी हैं उनके जो एक तरह से हम कह सकते हैं लैपटॉप और मोबाइल का उन्हें एक तरह से निर्देश दिया गया है कि उन्हें अपने लैपटॉप और मोबाइल का जो डाटा है वो किसी भी तरह से हटाने का प्रयास नहीं करना है। और ये घटना जो जुड़ी हुई है वो मैं बता दूँ आपको, वो जुड़ी हुई है एक वृत्त चित्र के कारण। एक वृत्त चित्र जो कि गलत बीबीसी ने एक तरह से दिखा दिया था, और जिसके कारण यह विवाद खड़ा हुआ है। वहीं जो बीबीसी के कर्मचारी हैं उनका एक तरह से मोबाइल का डाटा और अन्य एक तरह से सर्वेक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें अधिकारियों के जो हम कह सकते हैं जो कागजी जो या वित्तीय आंकड़े हैं उनकी जांच की जा रही है। और वहीं इसके बाद जो हमारी देश विदेश की नेक्स्ट खबर है वो है एयर इंडिया ने दिए 840 विमानों के ऑर्डर। दुनिया के हर प्रमुख शहर से जुड़ेगा भारत। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अभी एयर इंडिया शो हुआ था बेंगलुरु में, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, तो इसमें एयर इंडिया ने 840 विमानों के ऑर्डर दिए हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 840 विमानों में 370 विमान अगले 10 साल में लेने का वैकल्पिक खरीद अधिकार अपने पास रखा है। यानी कि 840 में से अगर 370 हम विमान घटा लें तो 470 विमानों के पक्के ऑर्डर हैं। वहीं 370 जो विमान हैं वो अगले 10 सालों में वैकल्पिक तौर पर भारत खरीदने का प्रयास करेगा। तो वहीं जिसमें कि विश्व के हर प्रमुख शहर के लिए नॉन स्टॉप उड़ान का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं इसमें कुल 1100 विमानों के ऑर्डर भारत से आए हैं। और हम कह सकते हैं कि HAL अर्जेंटीना के वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए कल पुर्जे देगा। यानी कि HAL जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अर्जेंटीना की वायुसेना के 2 टन श्रेणी वाले हेलीकॉप्टरों के पुर्जे की आपूर्ति का ठेका हासिल कर लिया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये ठेका मिला है। और वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है वह है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इतनी बड़ी आबादी के कारण जल सुरक्षा भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है और हम सब की साझी जिम्मेदारी है, और भारत जल को भविष्य के रूप में देख रहा है। और इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। गिरता भूजल स्तर देश के लिए एक चुनौती है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए देश के हर ज़िले में 75 अमृत सरोवर बनाने के अभियान का भी जिक्र किया है, और कहा है कि जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी जो हमारी मुख्य विशेष जो एडिटोरियल एनालिसिस होती है उसकी तरफ। तो एडिटोरियल एनालिसिस जैसे कि हमारा मुख्य विषय हमेशा की तरह रहता है, तो एडिटोरियल एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। ये संपादक की तरफ से एक तरह की एडिटोरियल एनालिसिस की गई है, जिसमें कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एडिटोरियल एनालिसिस की गई है
जैसे कि श्रद्धा और लिव इन रिलेशनशिप में रह रही श्रद्धा के बारे में ये कहानी है, जो कि हमें पिछले दिनों सुर्खियों में एक मुख्य खबर के रूप में हमारे सामने आई थी, जिसमें कि श्रद्धा के उसके लिव इन में रहने वाले उसके एक तरह से हमसफ़र ने या साथी ने उसकी हत्या कर दी थी, और कितनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी श्रद्धा की। और इसी प्रकार से एक घटना और सामने आई है, जिसमें कि निक्की यादव की उसके प्रेमी साहिल गहलोत द्वारा हत्या की गई है, और उसकी हत्या करके उसके शव को फ्रिज में रख दिया गया है। तो इस प्रकार की ये दूसरी घटना लगातार हमारे सामने आ रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली में 23 बरस की निक्की यादव की उसके प्रेमी साहिल गहलोत द्वारा की गई हत्या और फिर उसके शव को फ्रिज में रखने की घटना ने झकझोर कर रख दिया है। और इसने दिखाया है कि कुछ महीने पहले मुंबई की एक लड़की श्रद्धा की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब द्वारा हत्या करने की घटना के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। दिल्ली के पड़ोस में स्थित झज्जर की रहने वाली निक्की कोचिंग में पढ़ाई के दौरान दिल्ली के बाहरी हिस्से के एक गांव में रहने वाले साहिल के संपर्क में आई थी, और फिर दोनों में दोस्ती हो गई और पिछले कई वर्षों से दोनों साथ थे। जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि साहिल ने एक अन्य लड़की से अपना विवाह होने से कुछ घंटे पहले निक्की की हत्या कर दी और उसके शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रख दिया ताकि उसे बाद में ठिकाने लगा सके। आफ्ताब ने भी श्रद्धा के शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखा था ताकि वे उन्हें ठिकाने लगा सके। ऐसे अपराधियों को दरिंदे के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इस मामले से जुड़े ढेर सारे सवाल हैं जो निश्चय ही तफ्तीश का विषय होंगे निक्की के, ताकि वह उन्हें ठिकाने लगा सके। ऐसे अपराधियों को दरिंदे के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इस मामले से जुड़े ढेर सारे सवाल हैं जो निश्चय ही तफ्तीश का विषय होंगे। निक्की के पिता का आरोप है कि साहिल और उसके परिजनों ने उनसे निक्की की हत्या की जानकारी छिपाई और उन्हें घंटों तक सही जानकारी नहीं दी। क्या यह संभव है कि साहिल के परिजनों को उसकी शादी किसी अन्य जगह तय करने से पहले निक्की से उसके संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साहिल ने निक्की की हत्या कथित तौर पर कार के भीतर की और उसके शव को लेकर राजधानी की सड़कों पर 40 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने ढाबे पहुंचा। क्या इस दौरान पुलिस के एक भी चेकपोस्ट पर किसी को उस पर शक नहीं हुआ। इन सवालों के इतर खबरों में आया एक महिला का बयान समाज की दरारों को भी दिखाता है, जिसमें उसका कहना है कि निक्की दूसरी जाति की थी और साहिल के लिए उससे शादी करना संभव नहीं था क्योंकि समाज उसे बर्दाश्त नहीं करता। इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसने 3 घरों को बर्बाद कर दिया। बात श्रद्धा की हो या निक्की की, उनके साथ जो कुछ हुआ वह हमारे समाज में बढ़ती षड्यंत्र को भी दिखा रहा है, जहां एक लड़की का प्रेम करना और सपने देखना कितना मुश्किल होता जा रहा है। तो इस प्रकार के जो लेख हम संपादक ने लिखने का प्रयास किया है, तो वह निश्चित ही हमारे लिए एक तरह से रोशनी की एक किरण के रूप में हम कह सकते हैं काम करेगा। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस है वो है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान में पुरातत्व विभाग के द्वारा एक तरह से खोज हुई है, जिसमें कि भगवान बुद्ध की एक तरह से हम कह सकते हैं प्रतिमा वहाँ पर, भगवान महावीर की एक तरह से प्रतिमा वहाँ पर मिली है, और जैन धर्म की जो की विरासत भी है, और जिसमें कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने जिसने कि एक तरह से कौतूहल भी पैदा कर दिया है। तो वहीं इसकी हेडलाइन है एक विरासत की खोज और सियासी शोर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सिंध प्रांत स्थित नगर पारकर जैन मंदिर में महावीर की एक प्रतिमा की खोज ने पाकिस्तान और विदेश के इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानों को उत्साह और कौतूहल से भर दिया है। नगर पारकर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थार पारकर ज़िले में करौंझर पर्वत की तलहटी में स्थित एक तहसील है। ऐतिहासिक चुरियो जबाल दुर्गा माता मंदिर भी यहीं स्थित है। यह तालुका सिंध के मिठी से 120 किलोमीटर दूर स्थित है। एक विशेषज्ञ अहमद अली के मुताबिक यह खोज ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर प्रभाव डाल सकती है,
कि जैन इतिहास और इसकी विरासत को कैसे समझा और चित्रित किया जा सकता है। अधिकांश पाकिस्तानी जो हैं जैनियों के बारे में अनजान हैं, क्योंकि इस समुदाय के लोग उतने चर्चित नहीं हैं जितने कि अन्य गैर मुस्लिम नागरिक। मैंने भारत के एक प्रवास के दौरान कुछ जैनियों से मुलाकात की थी। उनसे उनके धर्म और उनकी प्रथाओं के बारे में जानना आकर्षक लगा था, जिसे उन्होंने इस आधुनिक युग में भी संरक्षित रखा है। अहमद अली बताते हैं कि स्थानीय मौखिक इतिहासकारों ने गौर किया कि इस विभाजन के बाद यहाँ रह गए जैन समुदाय के लोग 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए। यहाँ से जाने वाले जैनियों ने इन प्रतिमाओं को नगर पार कर में सुरक्षित रखने के लिए ज़मीन में दबा दिया था। पुराविदों द्वारा और नई खोज करने पर मैं अमर उजाला के पाठकों को उनसे अवगत कराना चाहूँगी कराती रहूँगी, क्योंकि सिंध के इस समृद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक हिस्से की खोज आकर्षक है, जहाँ कभी जैन समुदाय के लोग शांति से रहते थे और पूजा करते थे। बहरहाल मैं पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) तथा पाकिस्तान के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल कमर बाजवा के बीच चल रही नई जुबानी जंग के बीच बताना चाहती हूँ। हर दिन ये दोनों मीडिया से बात करते हैं और अधिकांश पाकिस्तानियों को हंसने का अच्छा मसाला मिल रहा है, क्योंकि इमरान खान के लिए यह तलाक जैसा है जब एक पूर्व प्रेमी जनरल बाजवा ने उन्हें ठुकरा दिया है। जनरल बाजवा ने उर्दू के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने एक पसंदीदा पत्रकार को अपने घर बुलवाया और उसे एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने इमरान खान की तीखी आलोचना की। जनरल बाजवा ने अपने इस पूर्व चहेते को पाकिस्तान के लिए बेहद खतरनाक करार दिया है। वास्तव में इससे हैरत नहीं हुई, क्योंकि रोज़ाना यह नाटक नई कड़ी के साथ खेला जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हर कोई किसी मौजूदा सेना प्रमुख की शक्ति से वाकिफ़ है कि कैसे वह उनकी संस्था उनमें निहित शक्ति के साथ लोकतंत्र का मार्गदर्शन करती है और एक निर्वाचित संस्था के सभी राजनीतिक मामलों में अंतिम निर्णय लेती है। लेकिन इसने जनरल बाजवा की विवादास्पद छवि और सत्ता के उनके लालच को भी उजागर किया है कि कैसे वह एक सेवा वृद्धि के साथ 6 साल तक पद पर रहने के बाद एक और विस्तार चाह रहे थे। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इससे इनकार कर दिया था और अपने संसद सदस्यों से कहा था कि वह इसकी अनुमति नहीं देंगे, और अगर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उनके दूसरे विस्तार की अनुमति देने का फैसला किया तो वे उसके विरोध में मतदान करेंगे। तब तक सत्ता का खेल एक नए सेना प्रमुख को लाने के लिए शुरू हो गया था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PMLN) के प्रमुख और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ लंदन में कई बार परामर्श किया और यह निर्णय लिया गया कि जनरल बाजवा का समय समाप्त हो गया है और नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर होंगे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसके प्रमुख पूर्व राष्ट्रपति आसिफ जरदारी ने भी जनरल आसिम मुनीर के नाम पर सहमति जताई है। इस हफ्ते इमरान खान ने लाहौर से आह्वान किया कि पाकिस्तानी सेना को जनरल बाजवा पर राजनीतिक हस्तक्षेप और उनकी सरकार को बर्खास्त करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाना चाहिए। यह देखना बाकी है कि क्या जनरल आसिम मुनीर और उनके कोर कमांडर इस सुझाव से सहमत होंगे, क्योंकि आमतौर पर GHQ यानी पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय अपने पूर्व सैन्य प्रमुखों को लेकर अत्यंत सुरक्षात्मक होता है। यह दिवंगत जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मामले में देखा गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था। तब उन्हें कैसे देश से बाहर दुबई भेज दिया गया था, जबकि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें देशद्रोही करार दिया था। हालांकि GHQ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शव को दुबई से लाने के लिए प्रोटोकॉल प्रदान किया था और उन्हें दफनाने के लिए सुविधा दी थी, जबकि देश का आमतौर पर माहौल पूर्व सैन्य तानाशाह के खिलाफ था और राज्य के सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया गया था। और एक पत्रकार से कहा था, लाहौर से खेले जा रहे नाटक को देखते हुए कोई सोच सकता है कि जब इस साल आम चुनाव होंगे तब क्या जनरल आसिम मुनीर और कोर कमांडर उसमें दखल देने से खुद को रोक पाएंगे और तटस्थ रहते हुए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की इजाज़त देंगे। जनरल बाजवा ने 2021 में एक पत्रकार से कहा था कि 90% सैन्य अधिकारी पुराने नेतृत्व यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की वापसी के खिलाफ थे। 2018 के चुनाव के उनके दखल देने और इमरान खान को सत्ता में लाने की एक बड़ी वजह थी, जो कि संसद में मामूली बहुमत हासिल कर सके। इससे पहले 20 वर्षों तक इमरान खान संसद की कुछ ही सीटें हासिल कर पाते थे।
राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, दुर्भाग्य से हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने इस अनुभव से कोई सबक नहीं सीखा है और वह सैन्य मुख्यालय के शतरंज के खेल में प्यादा बनने को तैयार हैं। ऐसे समय जब देश उन अनेक संकटों का सामना कर रहा है, राजनेता बेमतलब के सत्ता के खेल में उलझे हुए हैं। व्यवस्था को बचाने के लिए एक साथ आने के बजाय वरिष्ठ राजनेता अपने संकीर्ण हितों से बाहर नहीं देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की एक तरह से हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का जो पाकिस्तान में जो एक तरह से सियासी खेल चल रहा है। जनरल कमर जो हमारे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और उनके जो चीफ कमांडर हैं जनरल कमर बाजवा, तो उनके बीच और इस प्रकार से जो धैर्यबुन चल रही है, या आसिफ मुनीर जो हैं जिन्हें कि नया चीफ जनरल कमांडर बनाने की जो एक बात कही जा रही है, तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं। और वहीं पाकिस्तान में एक जैसे कि जो हेडलाइन को भी सार्थक करता है कि एक विरासत की खोज और सियासी शोर, तो यह निश्चित ही एडिटोरियल एनालिसिस आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। और इसके बाद जो हमारी जो हम अंत में आपके सामने एक छोटी सी कहानी निरंतर रखते आ रहे हैं, तो वही कहानी रखकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना उन दिनों की है जब स्वामी शिवानंद सरस्वती माल्या में रहकर चिकित्सा का कार्य करते थे। तो यह कहानी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के बारे में है, और जो कि माल्या में रहकर चिकित्सा का कार्य करते थे। उन दिनों अंग्रेज़ों के रबर के बगीचों में अनेकों भारतीय कार्य करते थे, जिनमें ज़्यादातर निर्धन थे। और स्वामी जी एक बगीचे के पास अपने क्लिनिक में रोगियों की चिकित्सा किया करते थे। और जब वे चिकित्सा करते थे तो एक दिन बहुत ही निर्धन श्रमिक यानी कि एक निर्धन मजदूर उनके पास आया और अपनी पत्नी को लेकर आया, और वह गंभीर रूप से, जो उनकी पत्नी थी मजदूर की, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी और कर्रा रही थी। यह देखकर स्वामी जी द्रवित हो उठे और उन्होंने तुरंत उसके इलाज में लग गए। जो मजदूर था वह रोता हुआ बोला स्वामी जी से कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से कि अभी मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया तक नहीं है, कृपया आप मुझे अपनी फ़ीस बताइए। तो जब मजदूर ने उनसे ऐसा कहा कि जिससे कि मैं आपकी फ़ीस का इंतज़ाम कर सकूं, आप मुझे अपनी फ़ीस बताइए, लेकिन अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी भी तरह रुपया जुटाकर आपकी फ़ीस ज़रूर जमा कर दूंगा। तो इस प्रकार की जब बात मजदूर ने कही, तो मजदूर की बात सुनकर वह बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पत्नी ठीक हो जाए तो फ़ीस भी आ जाएगी। स्वामी जी ने श्रमिक की पत्नी, जो मजदूर की पत्नी है, उसकी जांच कर बीमारी का पता लगाया और उसके लिए जड़ी बूटियों से दवाई बनाई और उसे पिलाई। और कुछ देर बाद ही वह मजदूर को दवाइयाँ और रुपए देते हुए बोले, इस समय तुम्हारी पत्नी को दवाइयों के साथ पौष्टिक भोजन व फलों की ज़रूरत है। तुम इन दवाइयों के साथ उसे दूध, फल व अन्य पौष्टिक आहार देते रहना। स्वामी जो शिवानंद थे, एक सरस्वती, तो ऐसे सेवा भावी थे। तो इसी प्रकार की सेवा भक्ति हमें भी निरंतर करते रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है कि यह जो अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस है और एडिटोरियल एनालिसिस है, और यह निश्चित ही आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जो कि तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुझे ऐसा विश्वास है, जैसे कि एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, या यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनके लिए है जो सेशन है निश्चित ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और अंत में आपसे विदा लेते हुए मैं यही आशा करता हूँ कि आप निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में। धन्यवाद।